दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 12वीं कक्षा के NCERT इतिहास, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 का अध्याय 5 जो है यात्रियों के नज़रिए। इसमें हम विभिन्न विदेशी यात्रियों द्वारा भारत की यात्रा और उनके द्वारा लिखे गए यात्रा वृत्तांतों के बारे में जानेंगे। और इसमें हम आज के वीडियो में इस जो है पुस्तक के संपूर्ण अध्याय को, पूरे चैप्टर को न पढ़कर उसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको कवर करेंगे, ताकि आप इस अध्याय से संबंधित जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको कवर कर सकें। तो मुख्य रूप से इसमें हम अल बरूनी, इब्न बतूता, फ्रांसवा बर्नियर इनके बारे में जानेंगे और मुग़ल काल के समय काल पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि विभिन्न लोगों द्वारा जो यात्राएं होती थीं उनको करने का उद्देश्य क्या होता था। तो महिलाओं और पुरुषों द्वारा यात्रा करने के अनेक कारण होते थे, जैसे कार्य की तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए, व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों और तीर्थयात्रियों के रूप में, या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर। तो जो भी लोग थे, दुनिया के तमाम क्षेत्रों के लोग जो यात्राएं करते थे, उनका उद्देश्य या तो कोई कार्य का तलाश होता था, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए, या फिर कई प्रकार के व्यापारी थे अपने व्यापार के लिए, सैनिक युद्ध के लिए दूसरे क्षेत्रों में जाते थे, और तीर्थ यात्रा के रूप में। और कई प्रकार के जो यात्री हैं वो साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्रा करते थे। प्राचीन दौर में यात्रा में कौन कौन सी समस्याएं आती थीं? तो एक तो समय बहुत अधिक लगता था, क्योंकि जो साधन थे वो इतने द्रुतगामी नहीं थे, जैसे जल संसाधन और पैदल यात्रा तथा कुछ जानवरों के द्वारा यात्राएं की जाती थीं। सुविधाओं का अभाव था, समुद्री लुटेरों का भय था, कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं थीं जिनसे बचने के लिए जो है ये यात्राएं भी की जाती थीं और समस्याएं भी आती थीं। कई प्रकार की बीमारियां थीं जिसमें जत्थे का जत्था या पूरा गुट ही जो यात्रा करने वाला दल था वो बीमारियों से या किसी आपदा से पीड़ित होकर साफ हो जाता था। और रास्ता भटकने का भय था, क्योंकि उस समय जो बहुत चीज़ें स्पष्ट नहीं थी, इसलिए यात्रा के समय ये प्रमुख कठिनाइयाँ आती थीं। भारत की यात्रा करने वाले प्रमुख यात्री कौन से? तो इस अध्याय में हम 10वीं से 17वीं शताब्दी तक 3 प्रमुख यात्री जो कि अल बरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर के बारे में जानेंगे। अल बरूनी, तो अल बरूनी या अल बिरूनी इसको कहा जाए, ये 11वीं शताब्दी में उज़्बेकिस्तान से आया था। उसने किताबुल हिंद नामक ग्रंथ लिखा जो अरबी भाषा में था, और इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत और भारतीय समाज के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। इब्न बतूता ये 14वीं शताब्दी में मोरक्को से आया था। उसके यात्रा वृत्तांत का नाम रिहला या रहला है, और ये भी अरबी भाषा में लिखा गया ग्रंथ था। इसी तरह फ्रांसवा बर्नियर ये 17वीं शताब्दी में फ्रांस से आया था। उसने ट्रेवल्स इन द मुग़ल एम्पायर नामक ग्रंथ लिखा जो कि फ्रेंच भाषा में था। और इन तीनों ही प्रमुख यात्रियों द्वारा जो यात्रा वृत्तांत लिखा गया है उसके बारे में हम इस अध्याय में थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे। देखिए, भारत की यात्रा करने वाले अन्य यात्रियों में क्या है, अल बरूनी और इब्न बतूता के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए 1400 ईस्वी से 1800 ईस्वी के मध्य कई लेखकों ने भारत की यात्रा की। और इन लेखकों में सबसे प्रसिद्ध अब्दुल रज्जाक समरकंदी, जिसने 1440 के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा की, महमूद वली बल्खी जिसने 1620 के दशक में व्यापक रूप से यात्राएं की, और शेख अली हाजिन थे, ये 1740 में उत्तर भारत में आया था। ये सभी यात्री जो है भारत की यात्रा करने वाले अन्य यात्रियों में शामिल थे। अब आइए अल बरूनी के बारे में जानते हैं। देखिए, अल बरूनी का जन्म आधुनिक उज़्बेकिस्तान में ख्वारिज़्म नामक स्थान पर सन 973 में हुआ था। ख्वारिज़्म शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था, और अल बरूनी सीरियाई, फारसी, हिब्रू, संस्कृत आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञाता था। तो अल बरूनी कई भाषाओं का ज्ञाता था। उसका जन्म आधुनिक उज़्बेकिस्तान में ख्वारिज़्म नामक स्थान पर हुआ था। वो बंधक के रूप में गजनी आया था। धीरे धीरे उसे ये शहर पसंद आने लगा, और 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक उसने अपना बाकी जीवन यहीं पर बिताया था।
अलबरूनी भारत कैसे आया, यानी अलबरूनी की भारत यात्रा का वृत्तांत क्या है। देखिए, सुल्तान महमूद गजनवी ने 1016 में ख्वारिज्म पर आक्रमण किया। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। महमूद गजनवी ने 1017 में ख्वारिज्म पर आक्रमण किया। वो विद्वानों का बहुत सम्मान करता था, इसलिए ख्वारिज्म के कई विद्वानों और कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले आया। अलबरूनी भी उसमें से एक था। गजनी में अलबरूनी की भारत के प्रति रुचि विकसित हुई और पंजाब के गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बनने के पश्चात उसने ब्राह्मण पुरोहितों और विद्वानों के साथ कई वर्ष व्यतीत किए, संस्कृत धर्म और दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। उसका यात्रा कार्यक्रम तो स्पष्ट नहीं है, फिर भी प्रतीत होता है कि उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों की यात्रा की थी। इसकी पुस्तक है, अलबरूनी की पुस्तक है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, तत्कालीन समय के बारे में ये जानकारी उपलब्ध कराती है। अलबरूनी ने अरबी भाषा में किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना की। इसकी भाषा सरल और स्पष्ट है और ये ग्रंथ 80 अध्यायों में विभाजित है। अलबरूनी के किताबुल हिंद में कुल 80 अध्याय हैं, जिसमें धर्म और दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, प्रथाएं, सामाजिक जीवन, भार तौल मापन विधियाँ, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों का वर्णन है। अलबरूनी के लेखन कार्य की विशेषताएं क्या रहीं, यानी उसका लेखन कार्य क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। अपने लेखन कार्य में अलबरूनी ने अरबी भाषा का प्रयोग किया था। अलबरूनी संस्कृत, पाली और प्राकृत ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवाद और रूपांतरणों से परिचित था। इनमें दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियां भी शामिल थीं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अलबरूनी का जो लेखन कार्य था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। अलबरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में उसने अन्य संस्कृतियों के साथ उनकी तुलना की। तो इस तरह से उसका जो प्रत्येक अध्याय था वो बहुत ही विशिष्ट और रोचक बन जाता है। हिंदू के बारे में अलबरूनी की क्या धारणा थी। तो हिंदू शब्द लगभग 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाले एक प्राचीन फारसी शब्द, जिसका प्रयोग सिंधु नदी यानी इंडस रिवर के पूर्व के क्षेत्र के लिए होता था, वहाँ से निकला था। हिंदू शब्द की उत्पत्ति सिंधु से हुई है, जो कि इंडस नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए प्रयोग होता था। अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द को जारी रखा और इस क्षेत्र को अल हिंद और यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा था। कालांतर में तुर्कों ने सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू, उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान और उनकी भाषा को हिंदवी नाम दिया। इनमें से कोई भी शब्द लोगों की धार्मिक पहचान का द्योतक नहीं था। हिंदू, हिंदुस्तान और हिंदवी किसी भी प्रकार से धार्मिक पहचान का द्योतक नहीं था और इस शब्द का धार्मिक संदर्भ में प्रयोग बहुत बाद में हुआ। भारत के समाज या भारतीय समाज को समझने में अलबरूनी को कई बाधाओं का, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसमें संस्कृत भाषा की कठिनाई, धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं में भिन्नता, अभिमान आदि प्रमुख थीं। अलबरूनी ने भारतीय विचारों को समझने के लिए वेद, पुराण, भगवत गीता, मनुस्मृति और पतंजलि की कृतियों का उपयोग किया था। तो भारतीय समाज को समझने में अलबरूनी को कई प्रकार की कठिनाइयाँ आईं, क्योंकि यहाँ पर संस्कृत भाषा कठिन थी, वैदिक संस्कृति वैसे भी कठिन थी और लोगों की कई प्रकार की धार्मिक आस्थाएं थीं, प्रथाएं थीं और यहाँ पे लोगों में अहंकार की भावना भी थी, जिसके कारण उसको भारतीय समाज को समझने में कठिनाई आई। विविधतापूर्ण समाज वैसे भी है हमारा और भारतीय विचारों को समझने के लिए अलबरूनी ने वेद, पुराण, भगवत गीता, मनुस्मृति और पतंजलि की कृतियों का उपयोग किया था। अलबरूनी ने जाति व्यवस्था का वर्णन दिया है किस प्रकार से। तो अलबरूनी द्वारा जाति व्यवस्था का विवरण दिया गया है। उसके अनुसार भारत में 4 सामाजिक वर्ण थे। फारस में भी 4 सामाजिक वर्णों की मान्यता थी। वो ये दिखाना चाहता था कि ये सामाजिक वर्ग केवल भारत में ही सीमित नहीं थे, बल्कि इनका दायरा काफ़ी विस्तृत था और फारस तक इनका विस्तार था। फारस में जो सामाजिक वर्ण थे वो कौन से थे, तो घुड़सवार और शासक वर्ग, भिक्षु, आनुष्ठानिक पुरोहित और चिकित्सक, खगोल शास्त्री और अन्य वैज्ञानिक और कृषक तथा शिल्पकार।
और इसी आधार पर इसने भारतीय समाज को भी देखने का प्रयास किया है। उसने देखा कि जाति व्यवस्था के संबंध में जो ब्राह्मणवादी व्याख्या है उसको मानने के बावजूद अल-बरूनी ने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार कर दिया। उसके अनुसार जाति व्यवस्था में निहित अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। उसने लिखा कि अपवित्र वस्तु अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करती है, जैसे सूर्य हवा को स्वच्छ करता है, समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। और अल-बरूनी ये जोर देकर कहता है कि यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता, असंभव होता। अल-बरूनी के द्वारा जो व्याख्यायित उसकी पुस्तक में वर्ण व्यवस्था है वो क्या है, तो भारतीय जाति व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए अल-बरूनी कहता है कि हिंदू पुस्तकों के अनुसार ब्रह्मा के सिर से ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति हुई, कंधों और हाथों से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई है, ऐसा भारतीय ग्रंथों में लिखा गया है। अंतिम दो वर्गों के बीच अधिक अंतर नहीं है, लेकिन इन वर्गों के बीच जो है भिन्नता होने पर ये एक साथ शहरों और गांवों में रहते हैं, समान घरों और आवासों में मिलजुल कर। तो ये था दोस्तों, देखिए ये वर्णन हमने पढ़ा है किसके बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन है अल-बरूनी और उसकी पुस्तक किताबुल हिंद में हमने उसके द्वारा दिए गए वर्णनों के बारे में पढ़ा। अब आइए इब्न बतूता और उसकी पुस्तक तथा उसके अध्ययन और जो भारतीय समाज के बारे में उसने निष्कर्ष निकाला है उसके बारे में जानते हैं। तो इब्न बतूता का जन्म टैंजियर में सबसे सम्मानित और शिक्षित परिवार में से हुआ था, मोरक्को में। वो ऐसा परिवार था जो इस्लामी कानून अथवा शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में साहित्यिक और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्रा से अर्जित अनुभव को ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मानता है। इब्न बतूता का जो ग्रंथ है उसका नाम है रिहला। देखिए, इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रिहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में उसने बहुत अधिक मात्रा में और रोचक जानकारियाँ दी हैं। रिहला से खिलजी और तुगलककालीन भारत की न्यायिक, आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति, डाक, सड़क, गुप्तचर व्यवस्था, कला, स्थापत्य, कूटनीति, दरबारी षड्यंत्र और उस युग में लोगों के आचार विचार की बहुत ही निष्पक्ष और स्पष्ट जानकारी इब्न बतूता के रिहला नामक ग्रंथ से मिलती है। आइए जानते हैं इब्न बतूता की यात्रा के बारे में। 1332-33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वो मक्का की तीर्थ यात्रा और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान और पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्रा कर चुका था। इब्न बतूता जो है 1333 में मध्य एशिया होते हुए स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुन रखा था कि वो कला और साहित्य का संरक्षक है। उसकी ख्याति से प्रभावित होकर इब्न बतूता मुल्तान और कच्छ के रास्ते दिल्ली पहुंचा था। तो इब्न बतूता जो मोरक्को के टैंजियर प्रांत का निवासी था, ये 1333 में मध्य एशिया से होते हुए स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा था और ये मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता की विद्वत्ता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त किया था और वो इस पद पर कई वर्षों तक कार्य किया। सुल्तान ने 1342 में मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश इब्न बतूता को दिया था। इब्न बतूता की चीन यात्रा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इब्न बतूता मालाबार, मालदीव, श्रीलंका और सुभाषा रुकते हुए चीन पहुंचा। वो चीन के बंदरगाह नगर जैतून जो वर्तमान में क्वांझू पर उतरा। उसने व्यापक रूप से चीन में यात्रा की और वो बीजिंग तक गया, लेकिन वहाँ लंबे समय तक नहीं ठहरा। 1347 में उसने वापस अपने घर जाने का निश्चय किया और चीन के विषय में उसने जो भी यात्रा वृत्तांत लिखा उसकी तुलना प्रख्यात इटली यात्री मार्को पोलो के यात्रा वृत्तांत से की जाती है। तो इब्न बतूता की भारत और चीन यात्रा दोनों ही महत्वपूर्ण रहा है। अब आइए जान लेते हैं इब्न बतूता की यात्रा का अनुभव क्या था। तो 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता की भारत यात्रा के समय संपूर्ण विश्व एक वैश्विक संचार प्रणाली का भाग बन चुका था।
जो पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में उत्तर पश्चिमी अफ्रीका तक फैला हुआ था। अपनी इन क्षेत्रों की यात्रा के दौरान इब्न बतूता ने पवित्र पूजा स्थलों को देखा, विद्वान और शासकों के साथ समय बिताया और कई बार काजी के पद पर यानी न्यायाधीश के पद पर रहा और शहरी केंद्रों की विश्वव्यापी संस्कृति का उपभोग किया, जहां अरबी, फारसी, तुर्की और अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग विचारों, सूचनाओं और उपाख्यानों को आपस में साझा करते थे। इब्न बतूता ने नारियल और पान का चित्रण बहुत ही रोचक ढंग से किया है। इन दोनों वानस्पतिक उपजों से उसकी पुस्तक के पाठक पूर्णतः अपरिचित थे। आप जान लीजिए इब्न बतूता ने नारियल का वर्णन किस तरह से किया है। आप देखिए, इब्न बतूता द्वारा नारियल का वर्णन एक प्रकृति के विस्मयकारी यानी आश्चर्यजनक वृक्षों के रूप में किया गया है। वो कहता है कि ये हूबहू खजूर के वृक्ष जैसे दिखते हैं। इब्न बतूता कहता है कि नारियल के वृक्ष का फल मानव सिर से मेल खाता है, क्योंकि इसमें भी मानो 2 आँखें और 1 मुख है और अंदर का भाग हरा होने पर भी मस्तिष्क जैसा दिखता है और इससे जुड़ा रेशा बालों जैसा दिखाई देता है। भारतीय लोग इससे रस्सी बनाते हैं, लोहे की कीलों के प्रयोग के बजाय इनसे जहाज को सिलते हैं। वे इनसे बर्तनों के लिए रस्सी भी बनाते हैं। नारियल के बारे में इब्न बतूता ने बहुत ही रोचक वर्णन किया है। पान के बारे में वो क्या लिखता है? पान की बेल के बारे में इब्न बतूता ने लिखा कि इस पर कोई फल नहीं होता, इसे केवल पत्तियों के लिए उगाया जाता है। भारतीय शहरों का वर्णन इब्न बतूता ने किस तरह से किया है? तो इब्न बतूता के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप के जो नगर थे वो समृद्ध थे, जिनमें से सभी सुविधाएं उपलब्ध थीं। अधिकांश नगरों में घनी आबादी, मोड़दार सड़कें और चमक दमक वाले बाजार थे, जिसमें विविध प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध थीं। इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली बहुत बड़ा शहर, बड़ी आबादी के साथ भारत में सबसे बड़ा था, लेकिन महाराष्ट्र का दौलताबाद भी कम नहीं था, जो आकार में दिल्ली को चुनौती देता था। इब्न बतूता द्वारा भारतीय बाजार का वर्णन। तो बाजार केवल आर्थिक विनिमय के स्थान नहीं थे, बल्कि ये सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। अधिकतर बाजारों में एक मस्जिद और एक मंदिर होता था, जिनमें से कुछ में नर्तकों, संगीतकारों और गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान तक चिन्हित होते थे। इब्न बतूता ने भारतीय कृषि का वर्णन इस तरह से किया है कि भारतीय कृषि बहुत अधिक उन्नत थी। इसका कारण मिट्टी का उपजाऊपन था और किसान वर्ष में 2 बार फसलें प्राप्त करते थे। हालांकि अफ्रीका में मोरक्को आदि जो क्षेत्र है वो मरुस्थल के अंतर्गत आता है, वहाँ पे कृषि कार्य उतना नहीं था, इसलिए उसने भारतीय जो कृषि है या भारतीय मिट्टी को बहुत उपजाऊ माना है और ये कहा है कि किसान यहाँ पर वर्ष में 2 बार फसलें प्राप्त करते थे। इब्न बतूता के द्वारा व्यापार का वर्णन। तो भारतीय माल की मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत मांग थी, जिससे शिल्पकारों और व्यापारियों को बहुत अधिक लाभ होता था। भारतीय कपड़ों में सूती कपड़े, मलमल, रेशम, जरी और साटन की अत्यधिक मांग थी और महीन मलमल की कई किस्में इतनी अधिक महंगी होती थीं कि उन्हें केवल अत्यधिक धनी लोग ही खरीद सकते थे। आप देखिए, इब्न बतूता के अनुसार व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य पर्याप्त उपाय करता था। लगभग सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय और विश्राम गृह स्थापित किए गए थे। एक और महत्वपूर्ण वर्णन इब्न बतूता ने संचार की अनूठी प्रणाली का किया है, इसको भी जानते हैं। इब्न बतूता ने उस समय में प्रचलित अनूठी डाक प्रणाली का वर्णन किया है। वो भारत की डाक प्रणाली की कार्यकुशलता देखकर चकित था। इससे व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी तक सूचनाएं भेजी जा सकती थीं, बल्कि अल्प सूचना पर माल भी भेजा जा सकता था। डाक प्रणाली इतनी अधिक कुशल थी कि जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लग जाते थे, वहीं गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक मात्र 5 दिनों में पहुंच जाती थी। डाक व्यवस्था का वर्णन इब्न बतूता ने किया है कि भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी, अश्व डाक व्यवस्था और पैदल डाक व्यवस्था, यानी घुड़सवारों के द्वारा ले जाने वाला डाक और पैदल। अश्व डाक व्यवस्था में वो कहता है कि इसे उलूक कहा जाता है, हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा चालित होती है। पैदल डाक व्यवस्था के बारे में वो कहता है कि प्रति मील 3 अवस्था होते हैं, इसे दावा कहा जाता है और ये 1 मील का तिहाई होता है। इब्न बतूता ने भारत का वर्णन किस तरह से किया है, जिसको हम शार्ट में देखेंगे। उसने कहा, भारतीय शहर अवसरों से भरपूर है, घनी आबादी वाले समृद्ध शहर और वहाँ पर बाजार अत्यधिक प्रसिद्ध हैं।
बाजार सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र हैं। संचार की अनूठी प्रणाली, यहाँ पर पैदल जो था वो दावा यानी पैदल संचार को दावा और अश्व डाक व्यवस्था को उलूक कहा है उसने। बाजार सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र हैं, उसने नारियल और पान का विस्तृत रूप में और रोचक ढंग से वर्णन किया है। इसके अलावा भारतीय सामान की मध्य और दक्षिण एशिया में बहुत बड़ी मांग थी, ऐसा इब्न बतूता ने बताया है। इब्न बतूता के अनुसार दास प्रथा, तो दासों का खुलेआम बेचा जाना होता था, दासों को भेंट स्वरूप दिया जाता था। और इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े, ऊँट तथा दास खरीदे थे। और दासों में विविधता होती थी। दासों को सामान्यतः घरेलू कार्य के लिए उपयोग किया जाता था। घरेलू श्रम वाले दासों की कीमत कम होती थी। दासियां संगीत और गायन में निपुण होने के साथ साथ ये गुप्तचर का भी कार्य करती थीं। और आप जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दास प्रथा समाज में थी। इसके अलावा भारत में यूरोपीय यात्रियों का आगमन, तो लगभग 1500 में भारत में पुर्तगालियों के आगमन के बाद उनमें से कई लोगों ने भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों और धार्मिक प्रथाओं के विषय में विस्तृत वृत्तांत लिखे थे। उनमें से कुछ चुनिंदा लोग जैसे कि जोसुइट रॉबर्टो नोबिली ने तो भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित भी किया था। सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों में एक नाम दुआर्ते बारबोसा का है, जिसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण दिया। कालांतर में सन 1600 ईस्वी के बाद भारत में आने वाले डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी थी। इनमें से एक प्रसिद्ध नाम फ्रांसीसी जौहरी ज्यों बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर का था, जिसने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की। वो विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित था। उसने भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की। और इनमें से कई यात्री जैसे इटालवी चिकित्सक मनुची कभी भी यूरोप वापस नहीं गए और भारत में ही बस गए। हमने अध्याय की शुरुआत में चर्चा की थी कि अल-बरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर के बारे में जानेंगे। तो फ्रांसवा बर्नियर ये फ्रांस का रहने वाला था। ये एक चिकित्सक, राजनीतिक दार्शनिक और इतिहासकार था। 1656 से 1668 तक वो भारत में 12 साल तक रहा था और मुगल दरबार से नज़दीकी रूप से जुड़ा था। पहले वो सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में, बाद में मुगल दरबार के एक अर्मीनियाई दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक के रूप में जुड़ा था। फ्रांसवा बर्नियर की प्रसिद्ध पुस्तक है ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। देखिए, बर्नियर ने अपनी यात्राओं के अनुभवों के आधार पर एक पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर की रचना की, जो उसके गहन प्रेक्षण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि और गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय है। बर्नियर ने अपने ग्रंथों में मुगलों के इतिहास को एक प्रकार के वैश्विक ढांचे में ढालने का प्रयास किया और मुगलकालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से की और प्रायः यूरोप की श्रेष्ठता को उसने दर्शाया है। जो बर्नियर की पुस्तक है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, इसमें कौन कौन से विषय वर्णित हैं? उसने भारतीय स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताया, भारत को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में प्रस्तुत किया, भारत में निजी भूस्वामित्व का अभाव जबकि यूरोप में नहीं, भारतीय समाज को यूरोप की तुलना में दरिद्र लोगों का जनसमूह बताया और यूरोप में बेहतर भूधारक वर्ग का उदय जबकि भारत में इसका अभाव, और भारत में यूरोप की तुलना में शासक वर्ग को छोड़कर समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में अनवरत पतन को फ्रांसवा बर्नियर ने दर्शाया है। बर्नियर की लेखन शैली की विशेषताएं क्या थीं? तो बर्नियर की पुस्तक ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर जो है, उसने अपनी कृति को फ्रांस के शासक लुई 14वें को समर्पित किया था। बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताया और बर्नियर का ये जो कार्य था ये 1670-71 में प्रकाशित हुआ और अगले 5 वर्षों के भीतर अंग्रेजी, डच, जर्मन, इटालवी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। 1617 और 1725 में उसका वृत्तांत फ्रांसीसी में 8 बार पुनर्मुद्रित हो चुका था और 1684 तक ये 3 बार अंग्रेजी में पुनर्मुद्रित हुआ। तो ये ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक थी फ्रांसवा बर्नियर की। भारत के विषय में विचारों का निर्माण और प्रसार, तो भारत के विषय में विचारों का सृजन और प्रसार कर यूरोपीय यात्रियों के वृत्तांतों ने उसकी पुस्तकों के प्रकाशन और प्रकाश के माध्यम से यूरोपीय लोगों के लिए भारत के छवि के सृजन में सहायता की। बाद में 1750 के बाद जब शेख इत्समुद्दीन और मिर्ज़ा अबू तालिब जैसे भारतीयों ने यूरोप की यात्रा की
तो उन्हें यूरोपीय लोगों की भारतीय समाज की छवि का सामना करना पड़ा और उन्होंने तथ्यों की अपनी अलग व्याख्या के माध्यम से इसे प्रभावित करने का प्रयास किया था। बर्नियर द्वारा जो भू स्वामित्व का वर्णन किया गया था उसके अनुसार भारत और यूरोप के मध्य मूल विभिन्नताओं में से एक भारत में निजी स्वामित्व का अभाव था और उसका निजी स्वामित्व के गुणों में बहुत अधिक विश्वास था, इसलिए उसने भूमि पर राज्य के स्वामित्व को राज्य और उसके निवासियों के लिए हानिकारक माना। इसके अलावा बर्नियर के अनुसार भूमि पर राजकीय स्वामित्व के कारण भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे, इसलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और उसमें वृद्धि करने का कोई प्रयास नहीं करते थे। भूमि पर निजी स्वामित्व न होने के कारण शासक वर्ग को छेड़कर शेष समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर पतन की ओर अग्रसर था, ऐसा बर्नियर का मानना है। इसके अलावा बर्नियर ने कहा कि 17वीं शताब्दी के आरंभिक दशक में उपमहाद्वीप की यात्रा करने वाला डच यात्री फ्रांसिस पेल्सर्ट भी लोगों के व्यापक गरीबी देखकर अचंभित था। लोगों की इस दशा के लिए राज्य को उत्तरदायी ठहराते हुए उसने कहा कि कृषकों को इतना ज़्यादा निचोड़ा जाता है कि उनके पास पेट भरने के लिए सूखी रोटी भी मुश्किल से बचती है। बर्नियर ने भारतीय समाज का जो वर्णन किया है उसके अनुसार समाज दरिद्र लोगों के समरूप जनसमूह से बना है, जिसे एक बहुत अमीर और शक्तिशाली शासक वर्ग अपने अधीन रखता है और वो कहता है भारत में मध्य वर्ग की स्थिति के लोग नहीं हैं। बर्नियर ने मुगल साम्राज्य का नकारात्मक चित्रण प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार मुगल साम्राज्य का राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था। इसके शहर ध्वस्त हो चुके थे और खराब वायु से दूषित थे और खेत झाड़ीदार और घातक दलदल से अटे हुए थे। इन सब का एकमात्र कारण भूमि पर राज्य का स्वामित्व होना था। बर्नियर के विवरणों ने मॉन्टेस्क्यू और कार्ल मार्क्स जैसे दार्शनिकों के विचारों को बहुत प्रभावित किया था। और आप जान लीजिए कि एक भी सरकारी मुगल दस्तावेज ये इंगित नहीं करता कि राज्य भूमि का एकमात्र स्वामी था। ऐसा वर्णन केवल बर्नियर ने लिखा है। बर्नियर ने शिल्पकारों का जो वर्णन किया है उसमें आप देखेंगे कि शिल्पकार मूल रूप से आलसी था। जो भी निर्माण करता था वो अपनी आवश्यकता या बाध्यताओं के कारण करता था। शिल्पकार के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने की कोई प्रेरणा नहीं थी, क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज्य द्वारा किया जाता था, इसलिए उत्पादन हर जगह पतनोन्मुख था। हालांकि वो ये भी मानता है कि पूरे विश्व में बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत आती थीं। बर्नियर एकमात्र इतिहासकार था जो राजकीय कारखाने की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण देता है। बर्नियर द्वारा भारतीय नगरों का वर्णन किस प्रकार से किया गया, तो नगरों के बारे में वो लिखता है कि भारत के नगरों में 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का अनुपात यूरोप के नगरों से कहीं अधिक था। फिर भी बर्नियर ने मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दी, जो अपने अस्तित्व के लिए राजकीय संरक्षण पर निर्भर थे। वास्तविकता इसके विपरीत थी। मुगल काल में सभी प्रकार के नगर विकसित अवस्था में थे, जैसे कि उत्पादन केंद्र, व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र, तीर्थ स्थान। ये मुगलों के समय में बहुत अधिक विस्तृत और व्यापक दशा में थे, लेकिन बर्नियर ने इसके उलट वर्णन किया है। महाजन, तो बर्नियर के अनुसार पश्चिमी भारत में व्यापारी समुदाय को महाजन कहा जाता था। सेठ, तो पश्चिमी भारत के महाजन व्यापारी समुदाय के मुखिया को सेठ कहा जाता था। नगर सेठ, तो अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्रों में समस्त महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय के मुखिया द्वारा होता था, जिसको नगर सेठ कहा जाता था। बर्नियर के द्वारा व्यापार का क्या वर्णन किया गया, तो मुगल काल में व्यापारी आपस में मजबूत सामुदायिक अथवा बंधुत्व के संबंधों से जुड़े होते थे और अपनी जाति और व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित रहते थे। पश्चिमी भारत में ऐसे समूहों को महाजन कहा जाता था और उनके मुखिया को सेठ कहा जाता था। ऐसा बर्नियर ने वर्णन किया है। मुगल काल में अहमदाबाद जैसे नगरों में सभी महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय का मुखिया करता था, जिसे नगर सेठ के नाम से जाना जाता था, जबकि अन्य शहरी समूहों में चिकित्सक, हकीम या वैद्य, अध्यापक, पंडित या मुल्ला, अधिवक्ता, वकील, चित्रकार, वास्तुविद, संगीतकार और सुलेखक जैसे व्यावसायिक वर्ग भी शामिल थे। दास और दासियाँ, तो याद रखिए कि बर्नियर ने वर्णन किया है इस काल में बाजारों में दास अन्य वस्तुओं की तरह खुलेआम बिकते थे, नियमित रूप से भेंट में दिए जाते थे।
जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा था तो उसने भी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को भेंट में देने के लिए घोड़े, ऊंट और दास खरीदे थे और मुल्तान के गवर्नर को उसने भेंट के तौर पर किशमिश और बादाम के साथ एक दास और घोड़ा दिया था। इब्न बतूता वर्णन करता है कि नसीरुद्दीन नाम के धर्मोपदेशक के उपदेशों से खुश होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इनाम स्वरूप 1 लाख टका मुद्रा और 200 दास प्रदान किए थे। बर्नियर, तो देखिए बर्नियर ने दास और दासियों के वर्णन जो किया है और जो बर्नियर के और इब्न बतूता के दास और दासियों में अंतर है। आप जान लीजिए कि सती प्रथा के बारे में जब बर्नियर बात करता है तो वो कहता है महिला जो विधवा होने पर तुरंत अपने पति के शव के साथ स्वेच्छा से अथवा जबरन जीवित जला दी जाती थी उसको सती कहते थे। सती प्रथा, बर्नियर ने सती प्रथा का वर्णन बहुत मार्मिक ढंग से किया है। सती प्रथा समकालीन यूरोपीय यात्रियों के लिए भारत में महिलाओं के प्रति किया जाने वाला एक आश्चर्यजनक व्यवहार था और इस काल के विवरणों से स्पष्ट होता है कि महिलाएं केवल घर की चहारदीवारी में ही कैद नहीं रहती थीं बल्कि वे कृषि और व्यापारिक गतिविधियों में भी भाग लेती थीं। वे कभी कभी वाणिज्यिक विवादों को अदालत के समक्ष ले जाती थीं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने नोट्स के रूप में जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके रूप में एनसीईआरटी के 12वीं कक्षा के इतिहास के भाग 2 के अध्याय 5 यात्रियों के नज़रिए को पढ़ा और इससे हमें तत्कालीन भारतीय समाज को समझने में काफ़ी मदद मिलती है। हालांकि ये वर्णन पूरी तरह से सही नहीं कहे जा सकते हैं क्योंकि तत्कालीन विवरण जो इन यात्रियों के द्वारा दिए गए हैं और जो हमें अपने यहाँ के ग्रंथों से पता चलते हैं उसमें काफ़ी भिन्नता है। तो यात्रियों द्वारा विवरण जो हैं काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर और कई अन्य तरीक़ों से भी किए जाने की संभावना बन सकती है। पूरी तरह से इन सभी को सही नहीं माना जा सकता है। तो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।